बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रीनल हेल्थ के ऊपर है और रीनल हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर है। और मैं सबसे पहले बहुत थैंक यू रहीम यार ख़ान और डॉक्टर शाहिद साहब जिन्होंने इनवाइट किया, और आज हम इंशाल्लाह इस पे डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू बता दूं कि कोई बहुत ज़्यादा इन डिटेल हम इसकी एनाटमी और फिजियोलॉजी डिस्कस नहीं करेंगे। थोड़ा सा एक ओवरव्यू देंगे कि किडनी है क्या, और किडनी का बेसिक सा स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम इसके जो फंक्शन है वो देखेंगे कि ये किडनी क्या करता है। फिर हम इसकी कॉमन डिजीज़ के साथ साथ हम पार्टिकुलरली हम देखेंगे कि जो स्पेशली इस वक्त पाकिस्तान के अंदर और स्पेशली आपका ये वाला एरिया जनूबी पंजाब और इस तरह करके जो बहुत सारी डिजीज़ के साथ साथ जो रीनल फेलियर डिजीज़ और इसी तरह जो रीनल स्टोन्स हैं, ये हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है ये। आज के लेक्चर में हम एक रूटीन चीज़ों से हट जाएंगे। थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि आप लोग अपने जब लेक्चर चल रहा हो तो अपने सवाल आप अपने बनाएं, अपने लिखें। लेक्चर के एंड पे हम एक क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे, जिसमें हमने क्या करना है कि आज हम जितना हम डिस्कस करेंगे कन्फ्यूजन के साथ नहीं जाना। इसी तरह जो दूसरा बिग इशू है हमारे पाकिस्तान में स्पेशली, कि जो मेडिसन को सिलेक्ट करना प्लस उसकी पोटेंसीज को देखना प्लस उसकी कौन सी पावर हम किस वक्त यूज़ करें जिससे जो है वो हम अपने पेशेंट की रेलेवेंट डिजीज़ को ठीक कर सकें। और इसी तरह जो हमने बीइंग अ प्रोफेशनल ये भी देखना है कि आज के बाद हमारे पास जो पेशेंट आता है क्या वो हमारा पेशेंट है या नहीं है। अभी इस वक्त जो करंट पोजीशन ये चल रही है, जैसा कोई भी पेशेंट आता है तो हम उसे फ़ौरन मेडिसिन दे देते हैं। एक डॉक्टर चाहे एलोपैथी का हो, होम्योपैथी का हो, कीम हो या किसी भी सिस्टम से रिलेटेड हो, अगर वो एक हेल्थ प्रोफेशनल है तो उसका जो हाईएस्ट मिशन होता है वो होता है फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। मरीज़ की जो हेल्थ है वो रेस्टोर हो। ये बेसिक हाईएस्ट मिशन होता है एक फिजिशियन का, चाहे वो किसी भी सिस्टम से ताल्लुक़ रखता हो। जैसा किडनी स्टोन के अंदर सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर कॉन्फिडेंट नहीं है, बल्कि जो आपकी काउंटर सेल मेडिसिन के अंदर भी आपकी मेडिसिन ज़्यादा वैल्यूएबल है। दूसरे सिस्टम के लोग भी इसको प्रेफर करते हैं कि किडनी स्टोन को निकालने के लिए होम्योपैथिक अद्वियात बहुत अच्छी अद्वियात हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि क्या हर किडनी स्टोन मेडिसिन से निकलता है, या फिर हमें पता हो कि किडनी स्टोन कहाँ पे पड़ा हुआ है, एनाटमिकली वो कहाँ पे वो एज ए फॉरेन बॉडी वो सेटल हो गया है, तो क्या उसके लिए हमने मेडिसिन ही देनी है या हमने उसको कोई ऐसा सिस्टम देना है जिससे कोई उसको ऐसी रहनुमाई देनी है जिससे उसका किडनी सेव हो। आपको पता है जैसे किडनी एक वाइटल ऑर्गन है, इसी तरह लीवर, इसी तरह इंटेस्टाइन और ये गॉल ब्लैडर, अपना ये ब्रेन, हार्ट, लंग्स, ये सारे वाइटल ऑर्गन्स हैं। किडनी भी एक वाइटल ऑर्गन है हमारी बॉडी का। हमने ये देखना है कि किसी पेशेंट के अंदर जब हमारे पास क्लिनिक पे आए तो उस पेशेंट के लिए हमने जो है वो कौन सा ऐसा रास्ता इख्तियार करना है जिससे उस पेशेंट के किडनी जो है वो सेव हों। इस पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा किडनी डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा एक चीज़ बताऊंगा। किडनी का जो फंक्शंस की तरफ जाने से पहले हम डिस्कस करेंगे ब्लड को। नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है ये हार्ट ने पंप करना होता है टू द रेस्टिंग पार्ट ऑफ द बॉडी। ये थोड़े से मैं डिटेल बताऊंगा ताकि पता चले कि किडनी कैसे उसको फ़िल्टर करते हैं या वो क्यों फ़िल्टर करते हैं।
सो जैसा कि आपको पता है कि हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये पता है सबको। सो हमारा जो बेसिकली जो राइट एट्रियम होता है, हार्ट का जो दायां खाना होता है, ऊपर वाला खाना जिसे कहते हैं, वो ब्लड भेजता है इनटू द राइट वेंट्रिकल। बेसिकली इसका काम क्या होता है कि ब्लड को भेजना होता है टू द रेस्टिंग पार्ट ऑफ द बॉडी। जो हमारे हार्ट से ब्लड जा रहा होता है वो जा रहा होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो हमारे हार्ट से दूर जा रहा होता है, रेस्टिंग पार्ट ऑफ द बॉडी। इसी तरह रेस्टिंग पार्ट ऑफ द बॉडी से जो वापस ब्लड आ रहा होता है वो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो कौन सा होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो इसमें होता यह है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी की ज़रूरत होती है, जिसमें ऑक्सीजनेटेड मीन रिच इन ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ क्या जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स जा रहे होते हैं। उसी ब्लड के जब ट्रांसपोर्टेशन होती है तो वो क्या होता है कि बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, ये सारी की सारी क्या होती है, बॉडी की तरफ जा रही होती है। सो फिर ये जैसे आपको पता है मेन एओर्टा से फिर आर्टरीज बनती हैं और फिर आर्टरी से आर्ट्रियोल्स बनते हैं। मीन के जो छोटी छोटी जो जैसे हमारे अगर फिंगर टिप में जो ब्लड लेके आ रही है वो आर्ट्रियोल्स हैं, और इससे पीछे जो इसको सप्लाई कर रही है वो आर्टरी है, और आर्टरी से पीछे आप चले जाएं तो एक जो है ना वो मेन ट्रंक आ जाता है, फिर उसके पीछे आप शुरू में चले जाएं तो फिर वो होती है एओर्टा। सो एओर्टा बेसिक है जो ब्लड को लेके आगे फिर वो चेंज करती है, अपनी अपनी सब टाइप्स में चेंज होती है। सो जहाँ पे ऑक्सीजन देने के बाद इसमें से जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो तोड़ फोड़ होती है, इसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनती हैं उसको फिर वेनियोल्स लेके आते हैं इनटू द वेन्स, और फिर वेन्स उनको लेके आती है वेना कैवास के अंदर, उसको लेके फिर अगेन हार्ट के अंदर आ जाती है इनटू द राइट वेंट्रिकल। सो वहाँ से फिर क्या होता है कि उसमें से जितनी गैसेस एक्सक्रीट होनी होती हैं वो फिर थ्रू पल्मोनरी आर्टरी चली जाती हैं टू द लंग्स। एक्चुअली आर्टरी जितनी होती हैं इनका काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करना, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। एक्चुअली आर्टरीज की तारीफ भी आपको पता है यही है कि जो अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाएं, जो वो वाली शरियाने जो खून को दिल से दूर लेके जाएं उन्हें आर्टरीज कहते हैं, और जो उसकी तरफ वापस लेके आएँ उसे वेन्स कहते हैं। सो पल्मोनरी आर्टरी बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है टू द लंग्स, और वहाँ पे फिर गैसियस एक्सचेंजेस होती हैं इनटू द एल्वियोलाई, और उसमें क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एक्सचेंज होती है विद द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। जब हम ये सांस लेते हैं, सांस के 2 बेसिकली पार्ट हैं, जैसे इनहेलेशन और एक होता है एक्सहेलेशन, या इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन। सो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन यू नो वेरी वेल वी गेट द ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, दिस इज कॉल्ड इंस्पायरेशन, और दिस इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। सो जब इंस्पायरेशन होती है तो उसमें ऑक्सीजन जाती है इनटू द एल्वियोलाई थ्रू नॉस्ट्रल, ट्रेकिया और फिर ब्रोंकाई, फिर इसी तरह एल्वियोलाई में। सब एक्सलेशन के में क्या होता है कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आया होता है वो फिर क्या करता है कि वो आ जाता है अपना एल्वियोलाई में, और यहाँ से ऑक्सीजन अगेन डिफ्यूज़ करती है इसमें पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, वो फिर चली जाती है लेफ़्ट एट्रियम में, और वहाँ से फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल में, और फिर वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल से निकलती है एओर्टा और फिर बॉडी में चली जाती है। सो ये जितने गैसियस एक्सचेंजेस होती हैं ये कहाँ पे होती हैं? फेफड़ों के अंदर। अब आ जाते हैं कुछ ऐसे केमिकल्स भी होते हैं, कुछ ऐसी वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं, कुछ ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं चाहे वो किसी भी टाइप्स के हों, उन्होंने भी बॉडी से खारिज होना होता है। वो फिर ब्लड जाता है इनटू द किडनीज, ठीक है ना।
सो किडनीज फिर उन्हें क्या करता है, फिल्टर करता है। उसमें से जितनी वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं उसको वो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन बना के किधर भेज देता है, इनटू द ब्लैडर, थ्रू यूरेटर इनटू द ब्लैडर। सो ये बताने का, पहले ब्लड का थोड़ा सा सर्कुलेशन बताने का मतलब ये था कि ये ऐसा क्यों होता है। मतलब जो गैसेस बनती हैं वेस्ट वो थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम खारिज हो जाती हैं, और जो केमिकल्स, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स जितनी तरह की बनती हैं वो थ्रू फिल्टर होती है इनटू द किडनी। इसी तरह और भी डाइजेस्टिव सिस्टम के जितनी वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं वो यू नो वेरी वेल वो एक्सक्रीट होती हैं थ्रू स्टूल, थ्रू डेफिकेशन, जो स्टूल फॉर्मेशन में वो हो जाती हैं। इसी तरह स्किन के बहुत सारी ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं जो थ्रू स्वेट ग्लैंड्स जो होती हैं वो एक्सक्रीट हो जाती हैं। सो नेचर ने हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट किस्म के जो ऐसे सेल सेट कर दिए हैं जिसके थ्रू बॉडी के अंदर जो ज़रूरी अज्जा होती हैं, जो फ़ायदेमंद चीज़ें होती हैं वो बॉडी के अंदर बन जाती रह जाती हैं, बॉडी के अंदर वो ज़रूरत बन जाती हैं, यूटिलाइज़ हो जाती हैं। और इसी तरह जो वेस्ट प्रोडक्ट होती हैं वो डिफरेंट मैकेनिज़म्स के थ्रू जो है वो खारिज हो जाती हैं। सो ब्लड के अंदर जितनी कंटामिनेशन होती है वो जो गैसेस की कंटामिनेशन होगी वो खारिज हो जाती है थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम, और जो केमिकल, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स जिस तरह की भी बन रही हूँ वो खारिज हो जाती हैं थ्रू फिल्ट्रेशन। क्लियर? सो किडनी, यू नो, राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी, मैं थोड़ा सा अगर इसको देखूं, किडनी बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर दो होते हैं, एक राइट किडनी और एक लेफ्ट किडनी। और दूसरा यह है कि अगर इसको एनाटॉमिकली देखें, जो राइट किडनी होता है वो अंडर द लीवर, और जो लेफ्ट किडनी होता है वो अंडर द स्प्लीन। जो राइट किडनी होता है वो अंडर द लीवर होता है, और लेफ्ट जो होता है वो अंडर द स्प्लीन होता है। सो जो राइट किडनी होता है वो कंपैरेटिवली देखा जाए तो उसके थोड़ा सा लेफ्ट से थोड़ा सा स्लाइटली नीचे होता है। मतलब दोनों को अगर आप देखें तो ये लाइन इस तरह बनती है, ये डायाफ्राम आती है और लीवर के साथ, और ये राइट वाला किडनी थोड़ा सा नीचे होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट किडनी। क्यों? इसलिए कि उसके ऊपर लीवर आ रहा होता है। सो लीवर बिग ऑर्गन है हमारे विसरल, हमारे बॉडी का जो विसरल ऑर्गन सबसे बड़ा कौन सा है? लीवर। एज ए होल बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? स्किन। एज ए होल बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? स्किन, जिसने फ्रॉम हेड टू टो कवर किया होता है। और बॉडी के अंदर अदर जो बिग ऑर्गन है वो कौन सा है? लिवर। सो इसके आप देखें, आप जब इसको एनाटॉमिकली देखें तो इसके अंदर कुछ आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आता है, पैरामेड से बनते हैं। आउटर एरिया इसका होता है मेडुल्ला, और ये वाला एरिया होता है इसका कॉर्टेक्स। सो ये वाला इसका एरिया पेल्वस कहलाता है, और पेल्वस के फ़ौरन बाद जो होता है वो यूरेटर शुरू होता है। सो बेसिकली होता क्या है कि ये जो मेडुल्ला यहाँ पे और कॉर्टेक्स में बेसिकली क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन बेसिकली फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। जैसे थोड़ा सा अगर आप गौर कीजिएगा, ये थोड़ा सा बोर भी लगेगा थोड़ा सा सेशन आपको, उसके बाद ये इंटरेस्टिंग हो जाएगा। हमारे बॉडी का जो फंक्शनल यूनिट है वो कौन सा होता है? सेल। किसी भी लिविंग थिंग का फंक्शनल यूनिट कौन सा होता है? सेल। सो इसी तरह जो जैसे डिफरेंट वाइटल ऑर्गन्स हैं उनके अपने फिर डिफरेंट फंक्शनल यूनिट्स होते हैं। जैसे ब्रेन एक वाइटल ऑर्गन है, सो ब्रेन का जो फंक्शनल यूनिट है वो कौन सा होता है? न्यूरॉन। उसे क्या कहते हैं? न्यूरॉन। सो इसी तरह जब आप कभी किसी जाते हैं डॉक्टर के पास तो आप वो कहता है जी देखें ये बीमारी आपकी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाने वाली है। न्यूरोलॉजिस्ट मीन कि दिमाग का जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है। सो न्यूरॉन से वो न्यूरोलॉजिस्ट है, ठीक है ना। इसी तरह आप देखें कि लीवर का एक फंक्शनल यूनिट होता है, उसे क्या कहते हैं? हेपेटोसाइट। उसे क्या कहते हैं? हेपेटोसाइट।
इसी तरह अगर आपको कोई जिगर की तकलीफ़ हो तो मैदे की, तो वो डॉक्टर आपको कहते हैं जी आप किसी हेपाटोलॉजिस्ट को दिखाएं। क्लियर? सो इसी तरह किडनी का जो फंक्शनल यूनिट आता है उसे क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। सो आपको कई मतलब किडनी का किसी को इशू हो तो आप कहते हैं आप किसी नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाएं, ठीक है ना? सो नेफ्रॉन इज़ द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, और न्यूरॉन इज़ द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। और इसी तरह आपको पता है कि हेपेटोसाइट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिवर, एंड यू नो वेरी वेल एल्वियोलाई इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स। सो अब नेफ्रॉन का क्या काम होता है? ये फंक्शनल यूनिट जो होते हैं, जो फंक्शनल यूनिट होते हैं, फंक्शनल यूनिट का काम होता है उस ऑर्गन को चलाना। उसके अंदर बेसिक वर्क जो होता है वो किसका होता है? किसी भी ऑर्गन के अंदर फंक्शनल यूनिट का क्या काम होता है कि उस ऑर्गन के काम को तसल्ली से चलाना, नॉर्मल फिजियोलॉजी में चलाना, ठीक है ना? सो यहाँ पे किडनी के अंदर जो बेसिक फंक्शनल यूनिट कौन सा है? नेफ्रॉन। सो नेफ्रॉन बेसिकली करता क्या है? इस यहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है। किसकी होती है? ब्लड की होती है। अब आप देखें कि हमारे ब्लड के अंदर वाटर कितने % होता है? 92% पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है? वाटर होता है। सो वाटर जो होता है और उस ब्लड को क्या करता है? फिल्टर करता है। कौन करता है? किडनी करता है। सब होता क्या है कि जो रीनल आर्टरी होती है उसके थ्रू ब्लड आता है इनटू द, उसकी सप्लाई होती है अपनी, और फिर इसी तरह रीनल वेन्स होती है जो उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट को लेके अगेन वापस चली जाती है। उसमें से जो केमिकल्स, जो टॉक्सिन, जैसे फ़र्ज़ करें ब्लड आया और उसमें उसने क्या किया कि उसने किडनी नेफ्रॉन ने उसको फ़िल्टर किया। नेफ्रॉन ने क्या किया? उसे फ़िल्टर किया। फ़िल्ट्रेशन के दौरान होता क्या है कि उसमें से जितनी वेस्ट प्रोडक्ट होती हैं, जैसे आप कभी कोई घर में कोई चीज़ फ़िल्टर करनी हो तो आप क्या करते हैं कि फ़िल्टर पेपर रखते हैं और उसमें से जो गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो आप ऊपर रह जाती हैं और उसमें से जो पास होने वाली चीज़ें होती हैं वो नीचे चली जाती हैं। सो ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन बेसिकली होता क्या है कि नेफ्रॉन उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट को अलग कर लेता है और उसमें से ज़रूरी जो ब्लड होता है उसको अगेन थ्रू जो है ना वो वापस भेज देता है। और इस तरह फिर क्या होता है कि एक फ़िल्ट्रेशन का सर्कल चलता है और उसमें फ़िल्ट्रेशन दो चीज़ें हो रही हैं मोस्टली, केमिकल्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, टॉक्सिन्स, और इसी तरह कोई ऐसे जहरीले अज्जा जो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल नहीं है। इसी तरह हमारे बॉडी के लिए जो नुकसानदेह अज्जा होते हैं, कोई केमिकल्स होते हैं, कोई मेडिसिन ऐसी ले सके होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह होती हैं, उन सब को वो फिल्टर करता है थ्रू। एल्वियोलाई, और वहाँ से गैसेस जो होती हैं वो सारी की सारी एक्सचेंज हो जाती हैं। एक्सचेंज का मतलब यहाँ पे यही है कि जो गैस हमारी बॉडी ने खारिज करनी है, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो डिफ्यूज़ कर जाती है और वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, ऑक्सीजन मिक्स होती है तो वो ऑक्सीजनेटेड होता है, वो अगेन हमारे वापस आ जाता है। इस तरह ये एक सर्कल चलता है। इसी तरह इसका दूसरा क्या काम होता है कि जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करना, इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करना, रेगुलेट्स द इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से होते हैं? सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। सो इनका बैलेंस करना भी किसका काम होता है? किडनी का काम होता है, ठीक है ना। सो इसी तरह ब्लड के अंदर, इसी तरह इसके अंदर ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रखना, इसके डिफरेंट वर्क्स हैं। इसी तरह बॉडी से टॉक्सिन्स को, केमिकल्स को रिमूव करवाना। जैसे आपने कई मरतबा सुना होगा ना, फलां बंदे ने फलां दवाई ली और उसके किडनी खराब हो गए, ये सुनने में आता है अक्सर ना कि किसी ने वो फलां कोई ऐसी चीज़ खाई तो उसके किडनी जो है ना वो खराब, उसके जो फंक्शन है वो ख़राब होना शुरू हुआ। मीन कि वो वाली जो ड्रग थी उसको किडनी ने पास ही नहीं किया, उसको उसने
फिल्टर ही नहीं किया और वो डिपॉजिट्स कर गई, ठीक है ना। सो इस तरह करके हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट ये वर्क करता है। सो होता क्या है कि जो ही नेफ्रॉन ने उसमें कलेक्टिव सिस्टम उसमें उसने उसको जो वेस्ट प्रोडक्ट उसकी क्या होगी, यूरिन। अब यूरिन यहां से फिर आया थ्रू पेल्विस इनटू द यूरेटर। यूरेटर जिसे गुर्दे की नाली भी बोलते हैं। सो आपने देखा होगा कि यूरेटर जब खत्म होता है तो वहां पे एक बॉल लगा होता है जिसको क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। सो बेसिकली यूरिनरी ब्लैडर इज द स्टोरेज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, स्टोरेज ऑफ यूरिन, ओके। सो और यूरेटर का एक ही काम है, और वो क्या काम होता है कि उसको रास्ता देना है। जो किडनी ने फिल्टर किया और जो वेस्ट प्रोडक्ट बची इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, यूरिन थ्रू पेल्विस आया कहाँ पे, थ्रू यूरेटर। सो यूरेटर का क्या काम होता है, जस्ट एक रास्ता देना होता है, और वो सीधा आया ब्लैडर के अंदर। सो ब्लैडर से फिर आगे निकला थ्रू यूरिथ्रा, ये आउट हो जाता है, ठीक है ना। सो रीनल बेसिकली इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, ठीक है ना। रीनल क्या है बेसिकली, ये जो किडनी जो है, किडनी बेसिकली क्या है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है हमारे इस पूरे सिस्टम का। बेशक ये है, यहाँ से आपका यूरिनरी सिस्टम या रीनल सिस्टम जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है और यूरिथ्रा पे आके एंड होता है। सो अब देखें, आपको इसका और बहुत सारे फंक्शन हैं, जैसे होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना, इसी तरह हाई ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, ग्लूकोनियोजेनेसिस को मेंटेन करना। हाई ब्लड प्रेशर बेसिकली किडनी जो है उसको मेंटेन करना। इसी तरह एक ये हार्मोन को सिक्रीट करता है एरिथ्रोपोएटिन, यू नो वेरी वेल, उसका क्या काम होता है, आरबीसीज को नरिश करना। सो अभी जब हम डिजीजेज में जाएंगे तो देखेंगे कि रीनल फेलियर में एचबी कम हो जाता है। सो उसकी क्या मेन रीजन होती है कि वो बेसिकली वो हार्मोन सिक्रीट नहीं कर रहा होता। सो उसके नतीजे में फिर क्या होता है कि आरबीसीज नरिश नहीं हो रहे और नतीजतन एचबी जो होता है वो लो कर रहा होता है। सो वो फिर मेडिसिन देखेंगे कि कौन सी हमारी पेट मेडिसिन है जो उसको ठीक करती हैं, उस हार्मोन को ठीक करती हैं। सो इसी तरह अब आप देखेंगे कि इसके कौन कौन सी ऐसी डिजीजेज हैं जो हो सकती हैं रीनल के अंदर, कौन कौन सी डिजीजेज हो सकती हैं। नंबर 1 जो कॉमनली आपको पता है, बड़ी कॉमन कैल्कुलाइज ग्रेवल स्टोन्स, और ये आम सी एक डिजीज़ है और पूरी दुनिया में ये एग्जिस्ट करती है, रीनल स्टोन्स का बनना, ठीक है ना। और इसी तरह आप देखेंगे कि नेक्स्ट वन बड़ी कॉमन सी डिजीज़ एक चलती है, जैसे गुर्दे का दर्द, आमतौर पर इन्फ्लेमेशन इन द किडनी, वो हो जाती हैं। इसी तरह इसके कैल्कुलाइज बनते हैं। फिर इसी तरह इसके पैरेन्काइमल चेंजेस आती हैं, इसके अंदर डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1 में क्या होता है, स्टेज 2 में क्या होता है, 3, 4, 5 में क्या होता है, एंड स्टेज रीनल डिजीज़ क्या होती हैं। सो इसके डिफरेंट स्टेजेस को ये कंप्लीट करते हुए उसमें चली जाती है। सो इसी तरह किडनी के अंदर किडनी का एट्रोफिक होना, एट्रोफिक किडनी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, ठीक है ना, ये डिजीज़ेज हैं जो इस वक्त ऑलमोस्ट एग्जिस्ट करती हैं। इसी तरह एब्सेंट किडनी एक डिजीज़ होती है, एक डिजीज़ नहीं होती है। आमतौर पे जब आप अल्ट्रासाउंड करते हैं तो एब्सेंट किडनी आता है, और वो क्या होता है कि बाय नेचर ही जब कई मतलब बंदा अल्ट्रासाउंड करवाता है तो पता चलता है, डॉक्टर आपको कहता है कि आपने किडनी निकलवाया हुआ है, तो वो तो कहता नहीं है, तो वो बाय नेचर ही एक किडनी होता है। सो दिस इज़ नॉट अ डिजीज़, ये बाय बर्थ होता है और एक किडनी के ऊपर भी लोग चलते हैं। सो इसी तरह जो किडनी के अंदर जो मेन जो इश्यूज इस वक्त चल रहे हैं उसमें क्या होता है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, इस वक्त रीनल फेलियर काफ़ी ज़्यादा इस वक्त ग्रूम कर रहा है। सो सबसे पहले हम किडनी स्टोन को देख लेते हैं कि किडनी स्टोन जो है वो कब बनते हैं। किडनी स्टोन के लिए देखें, सबसे पहली बात यह है कि मैंने पहले बात की कि वाटर जो होता है वो कितने % पार्ट होता है हमारे ब्लड का, 92%। सो अब आप देखें कि अगर आप अपने बॉडी और हाइट के मुताबिक, वेट के मुताबिक आप अगर
रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर नहीं ले रहा है, तो इससे क्या होता है, डिहाइड्रेशन होती है। सो जो ही डिहाइड्रेशन होगी तो डिपॉजिट्स बढ़ेंगे। सो इसके साथ साथ मैं बताता जाऊंगा कि इसको कैसे ठीक करना है। डिहाइड्रेशन का एक ही ट्रीटमेंट है और वो है रीहाइड्रेट होना। डिहाइड्रेशन का एक ही ट्रीटमेंट और क्या, रीहाइड्रेट होना। अपने आप को रीहाइड्रेट करें, सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है ना वो इनटेक अपनी ठीक करें। उसके बाद फिर ये देखना होता है कि अगर हम सफिशिएंट वाटर इनटेक कर रहे हैं, फिर भी अगर ग्रेवल्स बन रहे हैं, फिर भी कैल्कुलाइज बन रही हैं, तो वो क्यों बन रही हैं। फिर आपने देखना है कि आप सफिशिएंट क्या चीज ले रहे हैं। जैसे किडनी ने फिल्टर करना है ब्लड को, अब ब्लड के अंदर जितनी आप उसकी जो कसाफतें, उसके जो इम्प्योरिटीज आप कम रखेंगे, उतना ब्लड अच्छे तरीके से जो है ना वो फिल्टर होगा। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, इस हॉल में हम आए हैं, आप रूम से निकले हैं, सीधे अंदर आ गए। अब अगर वहाँ से आपको बैरियर्स बने हों, यहाँ से राइट हों, यहाँ से लेफ्ट हों, वहाँ से राइट हों, वहाँ पे आप रुकें और करते कराते आप आएंगे तो आपको मुश्किल होगी। सो इसी तरह हमारी डाइट के अंदर हमने देखना है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम ले रहे हैं जिससे किडनी के अंदर इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा हो रही हैं, ब्लड के अंदर इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा हो रही हैं। अब आप देखें, नंबर 1, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स जितने हैं ये कार्बोनेटेड वाटर होते हैं। जितने सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं कौन से होते हैं, कार्बोनेटेड वाटर होते हैं। और जितने कार्बोनेटेड वाटर होते हैं ये सारे के सारे क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। इनको जब नेफ्रॉन प्रोसेस कर रहा होता है उसको मुश्किलात होती हैं, उसको क्या आती, मुश्किलात होती हैं। अच्छा, मैं एक और बताता हूँ। आप सब जानते हैं, हम मोस्टली पंजाब के लोग हैं, तो एक वक्त आप शायद कम हो गया है, एक वक्त था कि चाटी में वो दूध और लस्सी लगा के रख देते थे और सुबह वो मदानी हमारी माएँ और नानियाँ डालती थी, तो उसको अच्छे तरीके से उसको ग्राइंड करना, फिर उसके बाद वो ना एक उसको पुनती थी, उसके ऊपर एक फोग आ जाया करता था, जो जिसे कभी किसी ने खाया ही होगा, हम लोग तो खाते थे काफ़ी ज़्यादा। बैठ जाना, वो जब दूध वगैरह जब वो छान रहे होते थे तो एक ना वाइट कलर का जाग सी इकट्ठी सी आती, वो हम बड़े शौक से खाते थे। अब देखें वो फिल्टर हो रहा है, फोग के भी कुछ पार्टिकल्स उसमें फिल्टर हो रहे हैं। अब उसमें से निकलता क्या था, फिर एंड पे मक्खन निकलता था। अब आप मक्खन को फिल्टर नहीं कर सकते, हालांकि निकला उसी से है। अब आप उसको चाहें कि हम फिल्टर करें, वो नहीं हो सकता। सो होता क्या है कि ब्लड के अंदर जब तो वाटर कंटेंट्स हों तो ब्लड फिल्टर होता है। जब उसमें इम्प्योरिटीज आ जाएं या उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हों जो नेफ्रॉन से पास ना हो तो वो फिल्टर नहीं होते। वो जब फिल्टर नहीं होते तो वो क्या करते हैं, डिपॉजिट्स कर जाते हैं। सो जो ही वो डिपॉजिट्स करते हैं तो वो एक क्रिस्टल के साथ फिर दूसरा क्रिस्टल, फिर तीसरा क्रिस्टल, फिर चौथा क्रिस्टल, सो वो करते करते क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है और वही फिर एक कैल्कुलाई बनता है, वही एक पथरी बन जाती है। क्लियर। अब इसी तरह देखें कि आप अभी तो मास्क का दौर आ गया है कोरोना की वजह से, लेकिन आप इससे पहले देखें कि जैसे मैं बाइक पे जा रहा हूं और मैंने मास्क नहीं लगाया हुआ, सो डस्ट पार्टिकल इनहेल हो रहे हैं, डस्ट पार्टिकल जितने वो इनहेल हो रहे हैं और सारे के सारे फिर जब जाएंगे तो इसी तरह ऐसे ऐसे फ्यूम्स जा रहे होते हैं जो हमें नजर ही न, फ्यूम कहाँ नजर आते हैं, हमारे इनहेलेशन हो रही होती है, हम खा पी रहे होते हैं। सो वो सारे के सारे अल्टीमेटली फिल्टर नहीं होते। सो इसी तरह और ऐसी चीज़ें जैसी हमारी डाइट के अंदर आप देखें कि जंक फूड्स हैं, जितनी जंक फूड्स आप खाएंगे उतना क्या होगा कि हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स और इम्प्योरिटीज़ बढ़ेंगी। सो जितनी ब्लड के अंदर इम्प्योरिटीज़ बढ़ेंगी उतनी उनकी वो ट्रैफिक स्लो होगी। मैंने जैसे बताया ये सीधा रास्ता है और एक आपने इस तरह करके जाना है। सो जितनी इम्प्योरिटीज़ बढ़ेंगी उतनी ब्लड की जो ट्रैफिक है वो स्लो डाउन हो जाएगी। सो स्लो एक्टिविटी क्या करती है कि स्लो प्रोसेस करवाती है, नॉर्मल एक्टिविटीज़ नॉर्मल प्रोसेस करवाती हैं। सो होता क्या है कि इसी तरह देखें
ब्लड के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वेस्ट प्रोडक्ट्स अगर जमे ही हुए जा रही हैं तो ब्लड की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है उसके अंदर प्रॉब्लम आता है। जैसा मैंने थोड़ा सा पहले रिव्यू दिया आपको कि हमारा एओर्टा इज द मेन ट्रंक, और एओर्टा से फिर क्या निकलती हैं? आर्टरीज निकलती हैं। सो आर्टरी से फिर क्या निकलती हैं? आर्ट्रियोल्स निकलते हैं। सो इसी तरह वेना कैवा इज अ बिग ट्रंक। सो आपको पता है दो तरह के होते हैं, सुपीरियर वेना कैवा एंड इंफीरियर वेना कैवा। सो हमारे अपर लिम्ब और हेड और नेक के जितनी ब्लड की वापसी होती है वो थ्रू सुपीरियर वेना कैवा होती है। इसी तरह जो लोअर लिम्ब की हमारे वापस आता है ब्लड वो थ्रू इंफीरियर वेना कैवा आती है। सो वेना कैवाज आर द मेन ट्रंक। सो वेना कैवा से आपको पता है वेन्स निकलती हैं, फिर वेन से फिर आगे वेन्यूल्स निकलते हैं। सो अगर इम्प्योरिटी वाला ब्लड आपके वेना एओर्टा से गया, पास हो गया, इसी तरह आर्टरी से भी गया, चलें पास हो गया, अब वो आ जाता है आर्ट्रियोल्स में। सो आर्ट्रियोल्स इंतहाई छोटे छोटे स्ट्रक्चर में होती हैं, वहाँ पे आके वो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती। सो नतीजतन क्या होता है कि नैरोनेस आ जाती है, उसमें ब्लॉकेज आना शुरू हो जाती हैं। वो थोड़ा सा पैथोलॉजिकली हम आगे स्टडी करते हैं। सो सबसे पहले इसका क्या हाल है कि आप अपने वाटर को मेंटेन करें, अपना प्योर वाटर जो होता है उसको मेंटेन करें, और उसको ये जो इम्प्योरिटीज़ वाले होते हैं उसको जो है वो बंद करना चाहिए। सो इसी तरह कुछ और ऐसी हमारी अपनी बॉडी की वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं, अगर वो वाला आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो हो गया तो फिर भी स्टोन बनते हैं। जैसे यूरिक एसिड आप देख लें, यूरेट्स देख लें, ठीक है नहीं। सो यूरिक एसिड जब ये बेसिकली वेस्ट प्रोडक्ट होती है, सो ये जब हमारे एक्सेसिव बनना शुरू होती है तो ये भी क्या करती है कि डेपोजिशन करती है, डिपॉजिट्स बनते हैं। सो डिपॉजिट्स क्या कहाँ पे बनते हैं? बिग जॉइंट्स में बनते हैं। फिर इसी तरह बिग जॉइंट से निकलते निकलते फिर ये चूंकि किडनी इसको पास नहीं कर रहा होता तो वहाँ पे भी ये पथरियाँ बनाना शुरू कर देते हैं। सो इसी तरह आपने यूरेट्स की देखा कि यूरेट्स कई मरतबा जमा हो जाते हैं।